Today we are going to start with a new chapter, infrastructure. Infrastructure in layman's language is the basic aspects of economic and social setup which are required for its progressive growth. किसी भी देश की इकोनॉमिक सेटअप या उसके सामाजिक सेटअप की बेहतरी और बढ़ोतरी या उसके सुधार के लिए जिन जिन चीज़ों की बेसिक चीज़ों की आधारभूत चीज़ों की ज़रूरत है उसको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में मेरे ख्याल से कहा जाता है आधारभूत ढांचा. द बेसिक रिक्वायरमेंट, द बेसिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मोटा मोटा रोल है. अब देखो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है इसका रोल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम वी डू नॉट कम अक्रॉस वेरी ऑफनली एंड नीदर इट इज़ डिस्कस्ड वेरी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लोग यू कैन सिंपली मेक, अभी देखो लॉकडाउन में 3-4 स्टेटें थी जहाँ से मॉर्निंग बेटा जहाँ से लेबर्स माइग्रेट हुई. एक पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कुछ केरला में से. तो 29 स्टेटें हैं देश में. आउट ऑफ 29 स्टेट्स इन्हीं 4-5 स्टेटों में सारी लेबर थी. ऑलमोस्ट ये तो 45-50 लाख हम वो बोल रहे हैं जो विच इज़ अकाउंटेड फॉर. जो लोग पैदल गए या ट्रकों में लाद लाद के गए वो तो नॉन अकाउंटेड है. तो सोचो कितनी लेबर है. क्यों है यहाँ पे लेबर? मॉर्निंग बेटा क्यों है थी यहाँ पे लेबर? बिकॉज दीज आर इंडस्ट्रियली और सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट्स. और क्यों है वो डेवलप्ड? बिकॉज दे हैव अ इंफ्रास्ट्रक्चर, और बिकॉज ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर companies, multinational companies, foreign collaborations, domestic companies, they get attracted to that place because in one place they get everything. लेबर मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हर चीज़, कम्युनिकेशन, हर चीज़ बढ़िया मिल जाती है. तो यही वजह है कि इन तरह की स्टेट्स थी, इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती थी, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, तो सारी लेबर भी यहीं पे काम करती थी. तो यू कैन सिंपली मेक इट आउट. और लेबर ज़्यादातर थी कहाँ की? बिहार, यूपी या राजस्थान या झारखंड, छत्तीसगढ़. तो यही स्टेट्स हैं ना जो इंफ्रास्ट्रक्चरली जो पीछे हैं. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट स्टेट्स हैं वहाँ से लोग मूव करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप्ड या एडिक्वेट स्टेट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं. तो ये रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी देश का इकोनॉमिक या सोशल सेटअप में. और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सपोर्ट सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या चीज़ें मेनली काउंट की जाती हैं, जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, पावर स्टेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम जिसमें स्कूल, उसके कॉलेज, फिर हेल्थ सिस्टम इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब. अच्छा, इसके अलावा मॉनेटरी फैसिलिटीज जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, दीज ऑल कंप्राइजेज ऑफ infrastructure, whether it is economic infrastructure or social, we'll discuss it later, but this comprises of infrastructure. It is a support system for every economy or for every society which provide support to the production activities. और किसी भी देश की सोशल या इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. अच्छा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने दो में डिवाइड किया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच मीन्स विच सपोर्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री और इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स या विच सॉर्ट ऑफ हेल्प्स सोशल सेटअप या सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स बेसिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम्स या उसका सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी बोलते हैं जिसको हम, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ें. और इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ की किसी देश के लिए. हायर द इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर विल बी द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी इंप्रूव्स. जो आदमी क्यों, अगर मान लो एक स्टेट में पहले 100 बोरी रिटेन कर सकते थे एक साल के लिए,
अभी हम 1 लाख बोरी कर सकते हैं, तो वो एनहांस ही हुआ ना उसका, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। फिजिकल कैपिटल स्टॉक, जो देश में फिजिकल जो एसेट्स हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, उसका जो स्टॉक है, जितना भी अवेलेबिलिटी है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी देश की डेवलपमेंट को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटरी, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज अ सोशल सेटअप जो समाज को इफेक्ट कर रहा है, और ये भी सपोर्ट करता है इकोनॉमिक सिस्टम को, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि हेल्दी मैन पावर होगी, अच्छा एजुकेशन सिस्टम अच्छा को, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर हेल्दी होगी तो दे विल परफॉर्म बेटर, तो वो इनडायरेक्टली कर रहा है। जबकि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस द ह्यूमन कैपिटल, जो कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर कोई उसकी ही इज कन्वर्टिंग इनटू एन एसेट, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है ये, और देश में जितना भी ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक है उसको भी बढ़ाता है। तो ये आ गए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कि क्या क्या सोर्सेज हैं। अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें या डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करना चाहें तो बड़ा सिंपल है, पहले ये डिफरेंशिएट कर लो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स द सोशल सेटअप ऑफ द कंट्री। फिर एक ये लिख लो कि उसके सोर्सेज क्या हैं, what consists of economic infrastructure. Economic infrastructure consists of energy, transportation, communication, इस तरह की चीज़ें, whereas social setup consists of health, education, sanitary, ये सब, housing वगैरह। फिर एक ये डिफरेंस कर लो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है या कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल का मतलब हुआ यहाँ पे रिसोर्सेज का, मिनरल फिजिकल रिसोर्सेज जो है उनकी एफिशिएंसी और उनकी वैल्यू को बढ़ाता है। तो सच बात है ना, कोयला ऐसे पड़ा हुआ था तो वो 10 रुपये का था, लेकिन उसे बिजली बनी 20 रुपये की, तो उसकी वैल्यू एनहांस हुई ना। तो फिजिकल कैपिटल, फिजिकल रिसोर्सेज की वैल्यू है, उसके वर्थ को बढ़ाता है। और जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन कैपिटल का वर्थ को बढ़ाता है। एक डिफरेंस ये लिख लो कि सीधा ही लिख लेते हैं हम कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव्स द ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल ऑफ द कंट्री, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट्स या इंप्रूव्स द ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री। एक में ये भी लिख सकते हो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स सोशल डेवलपमेंट। तो एक ये आ गया। फिजिकल हम पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको बताता हूँ सिलेबस में हमारे है क्या क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग है, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस पे हम अभी हैं, मीनिंग के बाद हम टाइप्स पे थे ना अभी, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस क्या है। इसके बाद इन्होंने दो ही हेडिंग को पढ़ा है, एक एनर्जी और दूसरा हेल्थ। तो आज हम शायद एनर्जी को टच कर पाएँ और उसको कर पाएँ। एनर्जी में फिर उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, फिर क्या क्या सोर्सेज हैं एनर्जी के, फिर क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह से ये। और दूसरा हेल्थ है, फिर हेल्थ क्या है, हेल्थ का स्टेटस क्या है इंडिया में, हेल्थ के सोर्सेज क्या हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये टॉपिक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमने अभी तक किया इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग, ठीक है, कि ये ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को या सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर हमने टाइप्स की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके मेन फीचर्स क्या हैं कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है, इट एनहांसेस द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, और इकोनॉमिक की ग्रोथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटरी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एंड इट इनडायरेक्टली इफेक्ट्स, और ये ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करता है। फिर मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएट अगर आए तो आप इसको 3-4 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट कर सको। जैसे एक डायरेक्टली इफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक इनडायरेक्टली करता है। या आप ऐसे लिख सकते हो कि एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, और जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स सोशल डेवलपमेंट। तो इस तरह से इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। फिर आ जाओ इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की
क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ सो मच रिक्वायर्ड। क्योंकि देखो ना, रिक्वायर्ड है तभी तो सरकार इतना खर्चा कर रही है इसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। चाइना के रोड पे कितनी सड़कें बन रही हैं, कितने डैम्स बन रहे हैं, कितने पुल बन रहे हैं, कितने हाईवेज बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहा, सैटेलाइट्स बन रहे हैं। सो दिस इज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस क्या है? अब पहला तो इट प्रमोट्स डेवलपमेंट, तो हम पढ़ चुके हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इस दूसरा कि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करता है, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होती हैं। बेटर सड़कें, बेटर स्टोरेज, 24 घंटे बिजली, अच्छी मार्केटिंग, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर होंगी तो आपकी एफिशिएंसी प्रोड्यूसर्स की बढ़ी जाएगी ना, they'll do better। अच्छा, पहला तो यही आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स डेवलपमेंट। एंड हाउ इट प्रमोट्स डेवलपमेंट? बिकॉज इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑल एसेट्स। दूसरा, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर पहले खुद में ही सोचो कि हम तो ज़्यादातर ट्रेडिशनल टूल्स बेस्ड इकॉनमी थे, मतलब हम वही पारंपरिक तरीके अपनाए जाते थे, ट्रेडिशनल वेज ऑफ हम अडॉप्ट किए हुए थे। तो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करते हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, नए तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है, हाइब्रिड सीड्स बनाए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड फैक्ट्रियाँ बनी जिनसे कि फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चर को भी तो डेवलप कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब किसान जो पहले 3 दिन में ट्रांसपोर्ट करता था, अभी वो 6 घंटे में ट्रांसपोर्ट करता है। पहले मंडी नहीं थी, अभी मंडी बनी है तो मंडी में स्टोर वो कर बेचता है। पहले स्टोर करने का नहीं था, वो स्टोर कर पाता है, कोऑपरेटिव तरीके हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा ही। रेलवे, रोडवे, शिपिंग फैसिलिटीज इंप्रूव होने से एक्सपोर्ट कर सकता है फार्मर, मार्केटिंग की आसान हो गई है उसको। अच्छा, लोन लेने के लिए इंश्योरेंस, फसल इंश्योरेंस होती है आजकल, क्रॉप इंश्योरेंस होती है, बैंकिंग फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, ये लास्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करता है और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये तो ठीक है ना, वो तो एक लुब्रिकेंट का काम करता है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इधर से मंडी से गया एफसीआई में, एफसीआई से गया प्रोसेसिंग यूनिट में, वहाँ से फ्लोर बना, वहाँ से पीडीएस में, और पीडीएस ने राशन, पीडीएस मींस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू सभी लोगों में अनाज वितरण हो गया। तो ये सब कुछ आसानी से इसलिए हो पाया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर था। नहीं तो कितनी प्रॉब्लम आती कि भाई 100 बोरी गई थी, 10 खराब हो गई, उतनी यहाँ पहुँची, उसमें से इतनी कैसी होगी, पीसने में इतना वेस्टेज, इस तरह की तो कितना नुकसान होता है। और वो भी टाइम पे पहुँच पाता है नहीं पहुँच पाता, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हेल्प से किसी भी देश का इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो बड़ा एक मशीनरी की तरह काम करता है, और उसकी कमी हो तो काम नहीं करता है, या मतलब मैल फंक्शनिंग हो जाती है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इरिगेशन, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी की, दूर दराज एरिया में। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोल दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम दे रहा है। सर्विसेज सेक्टर को ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। इस तरह से हर एक सेक्टर एक दूसरे से लिंक्ड भी हो जाता है और एक दूसरे पर कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाता है, एंड दे ऑल ग्रो इक्वली। सबको साथ साथ में ही प्रमोशन मिलती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर फैसिलिटी देश के इकोनॉमिक सिस्टम को एक स्मूथ मशीनरी की तरह ऑपरेट करने में मदद करता है। ये तीसरा इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स या एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। सीधी बात है, ये तो सामने दिखता है कि सिटीजन्स की कई तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। एक तो इकोनॉमिकली करता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है लाइफ स्टाइल अच्छा होता है क्योंकि सैलरी अच्छी होती है, इनकम अच्छी होती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा तो वाटर बोर्न डिजीज़, ज़्यादा डिजीज़ वाटर बोर्न नहीं होते हैं। और आपको इफ़ यू आर नॉट ए डिजीज्ड पर्सन यू कैन वर्क, आप काम कर सकते हो और काम के बदले पैसा कमा सकते हो। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड्स मार्केट साइज। मार्केट साइज तो बढ़ ही जाता है ना, जब किसान को फाइनेंस मिल रहा है, मार्केटिंग मिल रही है, और सॉरी फाइनेंस मिल रहा है, और हाइब्रिड सीड मिल रहे हैं,
पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं, प्रोड्यूस होने पे उसको स्टोरेज फैसिलिटी मिल जा रही है, क्वालिटी ऑफ ग्रेन भी अच्छा है, तो वो विदेशों में भी बेचे, देश में बेचे, तो उसकी तो बेचने की काबिलियत बढ़ गई ना, क्योंकि उसका ग्रेन जो है वो आसानी से और अच्छी क्वालिटी में अच्छे दामों पर बिक सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये काम भी करता है और प्रमोट करता है, क्योंकि अब वो किसान को ट्रैक्टर है हल चलाने के लिए, बीज बोने के लिए, काटने के लिए हार्वेस्टर है, इरिगेशन के लिए पंप्स हैं, स्टोरेज के लिए गोदाम है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो वो लार्ज स्केल पे भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फर्दर इंप्रूव करता है। फिर कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी होगी, ये तो प्रोपोर्शनल है। देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हायर द इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, और वाइस वर्सा कह लो उसको आप। अब इसमें क्या क्या लिखें, सारा कुछ तो है, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं इंसान की। और इसमें अगर और इन्वेस्ट किया जाए, हायर क्वालिफिकेशन, हायर बेटर डिग्री का किया जाए, या मोर नंबर ऑफ कॉलेजेस किए जाए, तो ज़्यादा लोग निकलेंगे, मोर पीपल विल कम एज ए प्रोफेशनल्स। और इसी के कारण इन्वेस्टमेंट भी आती है। अगर आपकी कंट्री में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी विदेशी कंपनी भी इन्वेस्ट करेंगी ना। अब पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता कोई, जबकि उसके कंपैरिजन में बांग्लादेश में एफडीआई ज़्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश ने पहला काम ही किया इंफ्रास्ट्रक्चर को। पाकिस्तान रिलीजन के बेस पे ही चलता रहा, जबकि वो उससे आज़ाद हुआ था बांग्लादेश 71 में, सबसे लास्ट आज़ादी मिली है बांग्लादेश को। लेकिन इन लोगों ने आज देखना है कितना एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है बांग्लादेश, उसका फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व देखना, बांग्लादेशी टोका, हमारे जैसे रुपये उनका टका है, टोका बोलते हैं उसको, इट इज़ स्टेबल यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। तो कितनी अच्छी बातें जाती हैं बांग्लादेश, एंड ऑल बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम गोज विद एवरीबडी, दोज हु आर इंफ्रास्ट्रक्चरी वेल, वो एफडीआई को इनवाइट करते हैं। तो वही आ गया ना बात कि कैपिटल फॉर्मेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टमेंट। चाहे डोमेस्टिक हो, मेरे पास ही अगर मान लो 100 करोड़ और मुझे अब कोई इंडस्ट्री खोलनी है, तो मैं वही स्टेट चूज करूंगा ना जिसमें मुझे सारी फैसिलिटीज मिल जाए एक ही जगह पे। कॉमन सेंस है। और नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग मैंने आपको बताया था, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपको मोटा मोटी पता है कि कॉल सेंटर्स हैं इंडिया में, या R&D ऑफिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते होती है यहाँ पे। अब इसके अंदर बहुत कुछ आता है, टेली मार्केटिंग आती है, टेली मेडिकेशन आती है, जिसको बोलते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट्स। जैसे लंदन से कोई फ़ोन कर रहा है, अपने घर से टोल फ्री नंबर लगाया कि मेरी कैट को ऐसा फील हो रहा है, मैं क्या मेडिकेशन दूँ उसको, कौन सी दवाई दूँ, तो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट वाले होंगे वो बताएंगे उसको कि आपकी कैट की एज कितनी है, ब्रीड कौन सी है, वेट कितना है, उसके हिसाब से उसको आप ये वाला सॉल्ट इतने mg दे दो, और उसके बदले में पैसा चार्ज करेंगे। या एम्स्टरडैम में कोई कंपनी है, हॉलैंड में कोई कंपनी है, वहाँ पर वो पूरा मैकेनाइज्ड, पूरा बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है, लेकिन उन्हें ऑफिस का सारा काम इंडिया में दे रखा है। मतलब वहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, यहाँ पे रजिस्टर होती है, फिर किसका कितना पे स्केल है उसके हिसाब से मंथ के एंडिंग में इंडिया से यहाँ से सारा बन के जाता है कि भाई इसकी इतने सैलरी, या काम ही तो आउटसोर्स कर दिया उन्होंने। ये होता है आउटसोर्सिंग। ऑस्ट्रेलिया में किसी को टास्क मिला है स्कूल में होमवर्क का, हमारे जैसे टीचर उसको लिख के दे रहा है और बदले में $10-15 ले रहा है या $20 ले रहा है, वो आउटसोर्सिंग हो रही है काम की। तो अब सोचो, किसी भी देश में आउटसोर्सिंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है अगर उसके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कम्युनिकेशन के मीन्स होंगे तभी आप कम्युनिकेट ही कर पाओगे पहली जगह, फिर ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, ये सब कुछ होगा तभी आपका आउटसोर्सिंग हो पाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। और इसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंटरनेशनल आउटलुक लाता है देश में। और लास्ट इन्होंने इंपॉर्टेंस लिखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स इंटरडिपेंडेंस एंड लिंकेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो ना, ये सब समझ में आता है।
अब सारे तो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वही बैंक से फार्मर भी लोन ले रहा है, वही बैंक से इंडस्ट्रियलिस्ट भी लोन ले रहा है, और वही बैंक से टर्शी सेक्टर वाला भी लोन ले रहा होगा। तो है नहीं आपस में इंटरकनेक्टेड। एनर्जी का सोर्स ले लो, वही एनर्जी से बिजली जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वही इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इंडस्ट्री सेक्टर में। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर उससे कनेक्टेड है, तो दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबको आपस में इंटरलिंक करता है, विच कलेक्टिवली इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पुश देते हैं। सो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का रेलेवेंस, या आप ये कह सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखने तो कुछ और तो नहीं कहने के लिए। 3-4 बुक्स होती है ना, मैं देख लेता हूँ कि किसी में एक्स्ट्रा तो नहीं है कोई पॉइंट। दूसरी बुक में भी लैंग्वेज ही चेंज है सिर्फ। पहला लिखा है प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी, फिर इट ब्रिंग्स इन्वेस्टमेंट या इट इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। फिर जनरेट्स लिंकेज इन प्रोडक्शन, वो जो अभी बताया कि दे और लिंक ईच अदर। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस साइज ऑफ मार्केट, डिस्कस कर लिया हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस एबिलिटी टू वर्क, एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग, अभी बताया मैंने आपको, तो उल्टा इसमें ज़्यादा ही थे कुछ, तो जस्ट एक रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स डेवलपमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे सोशल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्स एग्रीकल्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, किसी भी देश के स्मूथ फंक्शनिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की रोल। क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है। इट एक्सपैंड्स द साइज ऑफ मार्केट, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, दोनों ही केसेस में वो एक्सपैंड कर देता है, उसके लिए हॉरिजन, उसके लिए कैपेबिलिटीज बढ़ा देता है, ऑप्शंस बढ़ा देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट, तभी आएंगे ना विदेशी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग, आपको घर बैठे अपना बिजनेस करना है तो आपको पास जैसे टेलीफोन है, लैपटॉप है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और कनेक्टिविटी है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना, कनेक्टिविटी, जिससे आप घर बैठ के टेली मार्केटिंग कर पा रहे हो, तो आउटसोर्सिंग को हेल्प करता है और लिंकेज ड्रॉ करता है। तो ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कि अच्छा देख लेंगे बेटा, ये फिल्मों छोड़ो, अभी 12वीं क्लास है ये ना होए कि कोरोना के केस में आपको नुकसान हो जाए। ये बेटा ये आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये हमारे साथ भी हो रहा है। अभी आप हमको मैक्रो देखना पढ़ाते हुए, अब ये 11th में माइक्रो स्टैटिस्टिक्स देखना पढ़ाते हुए, ये किताब है ही ऐसी है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसको अभी ये चॉइस तो आपके पास भी नहीं ना, मेरे पास है। हमको ये बेस्ट पॉसिबल वे में तैयार करके अपीयर होना है, यही चॉइस है हमारे पास, इसके अलावा और रास्ता नहीं है कोई। इसलिए थोड़ा सा इसको स्टेट मीन स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कि आज तो नहीं, खैर आज तो 2020 है, मेरे पास डाटा थोड़ा सा 2001 का है, किताब में 2001 का डाटा है, और किसी केस में मेरे 17-18 का डाटा भी है। लिखवाने के टाइम में लिखवा भी दूंगा आपको। देखो इन्होंने ना एक क्लासिफिकेशन और की हुई है, वो हम बाद में करते हैं। पहले स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लो, आप सुन लो, मोटा मोटी है, क्योंकि उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला एनर्जी को स्ट्रेच करना है। पहला पॉइंट तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का कि इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ठेका सरकार ने ही लेके रखा है। अभी हम मान सकते हैं 1991 में हमने इकोनॉमी को ओपन किया तो धीरे धीरे कंपनी आने लगी, लेकिन 2000 के बाद आफ्टर 2000 हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे अपने लेवल पर अच्छा डेवलप कर लिया। जैसे रिलायंस ने, अडानीज ने, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिन्होंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार कर लिया। तो ये, लेकिन सिंस 47 पहला फीचर तो यही आप समझ लो स्टेटस में कि ये गवर्नमेंट का ही प्रेरोगेटिव रहा, गवर्नमेंट का ही मेन एरिया रहा ये। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का
total sole responsibility was on government. पहला. अब in the recent past the private companies with the joint ventures, मतलब partnership PPP model में, they have come up with the, जैसे private सड़कें आ रही हैं जिन पे हम टोल पे करते हैं, these are private roads, privately acquired lands, privately made roads. That is why they are charging toll taxes. Otherwise, in the common sense, it is all evident the amount of tax we are paying, जो हम tax pay कर रहे हैं, we expect the best roads in that tax only. हमको उसी टैक्स में ही बढ़िया रोड मिलनी चाहिए, बट गवर्नमेंट हैज चूजन द अदर वे. और वो क्या कर रहे हैं, दे आर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स ऑन अ पीपीपी मॉडल एंड दे आर चार्जिंग टोल्स. और उसका डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंस क्या है कि दे आर मोर लेवल रोड, थोड़ा उसमें माइलेज बढ़ जाती है और हैसल फ्री ट्रैवल है, उसका वो चार्ज ले लेते हैं. और उसमें वो इतने बारबेरियन होते जा रहे हैं कि अब तो हर 60, 65, 70 किलोमीटर के बाद एक टोल आ जाता है. तो इसके ऊपर भी कोई रूल बन रहा है. तो अब आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी. अदरवाइज ये गवर्नमेंट का ही रोल रहा हमेशा. अच्छा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा एक ये बहुत वो है कि इंडिया में एनर्जी हम हमेशा डेफिसिट ही रहे. अभी मैं कहीं किसी बुक में पढ़ रहा था कि हमने एज्यूम किया था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर 18-19 कि भी हमारा एनर्जी डेफिशिएंसी होगी हमें कि 0.6% ऑफ टोटल एनर्जी का हमको डेफिशिएंट कमी महसूस होगी. वो इनफैक्ट 0.7 ही हुई एक्चुअल में. तो हमको एनर्जी की अभी भी कमी है. तो इंडिया में तो एनर्जी के सोर्सेज बड़े प्राइमरी सोर्सेज हैं, काउ डंग, फायरवुड, बुशेस, इस तरह की चीज़ें हम जलाते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इस तरह की चीज़ें. तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का एनर्जी का सोर्स तो ये है. ये भी इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर का फीचर है कि इतनी कमी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की. फिर इन रूरल एरियाज पीपल वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर, क्योंकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अभी भी नहीं है वहाँ पे. किसी के पास तो सोर्स भी नहीं है वाटर का. एक ही पॉन्ड है, तालाब है, उसी में से जानवर भी पी रहा है, क्लोथिंग भी उसी में से धो रही है, उसी में सब कुछ हो रहा है. तो वही ड्रिंकिंग का भी वही सोर्स है. तो कितनी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये भी एक फीचर इसका है. और एग्जांपल ये ले लो कि रूरल इंडिया में ओनली 56% हाउस होल्ड हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. बट ये 2001 का डाटा है. देख लो कितना डिफरेंशिएट है. ये भी 2001 का ही है, लेकिन ये है कि ये उसका अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे है. तो 24% ऑफ रूरल हाउस होल्ड के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो टैप वाटर, जिसको नलके में पानी बोलते हैं हम, पोर्टेबल वाटर, मतलब जिसमें पानी को पोर्ट करके आपके तक पहुंचाया जाता है, सिर्फ 24%. और सैनिटेशन का एक्सेस, साफ सफाई, जिसमें सीवरेज का पानी निकलने का तरीका हो, सब कुछ हो, ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, उसको कहा जाता है. तो वो 20% सिर्फ के पास, मतलब बाकी 80% के पास कुछ नहीं था. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये स्टेटस था हमारा. और इंफ्रास्ट्रक्चर का परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कितने प्रतिशत हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं. 2014 का डाटा है. तो इंडिया स्पेंड्स 34% ऑफ जीडीपी, 34% ऑफ जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो एजुकेशन सेक्टर कितना बड़ा है, अभी हमने पढ़ा 6% भी नहीं हो रहा उस पर खर्चा. फिर फौज कितनी बड़ी है, उसके बाद 10% भी नहीं होता खर्चा. तो कितने बड़े सेक्टर हैं जिनके ऊपर बड़ा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 34%, जो कि कम माना जा रहा है अभी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सोचो कितना बड़ा प्रायोरिटी होगी किसी भी देश के लिए, कि जिसमें ऑलमोस्ट 1/3 of total GDP is on spend on this infrastructure development. तो ये प्रायोरिटी P1, मतलब टॉप प्रायोरिटी वाली चीज है ये. चाइना 46%, इंडोनेशिया 35%, हमसे ऊपर यही दो हैं, चाइना एंड इंडोनेशिया. चलिए अब आ जाओ, हमारा पहला टॉपिक है एनर्जी. तो अभी तक हमने किया इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल, फिर उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
फिर स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, चाहे वाटर का था, चाहे ड्रिंकिंग वाटर, चाहे आप किसी भी चीज़ को लो। अब आ जाओ एनर्जी। एनर्जी का बहुत रोल है। आप अपने ही घर में चारों तरफ देखो, अभी हम और आप कनेक्टेड हैं, फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो एनर्जी का सोर्स है तो कनेक्टेड है ना। नहीं चार्ज होता तो हम कनेक्टेड नहीं होते। एनर्जी हर जगह आपका रोल प्ले कर रही है। आप अपने घर में चारों तरफ देखो, अब सोचो बिजली ना हो तो क्या चलेगा आपका? सिर्फ एक गैस का चूल्हा चलेगा आपका, मेरे ख्याल से एक नलके का पानी, वो भी टैंकी में होगा तो, नहीं तो उसको भी भरने के लिए आपको यू नीड एनर्जी, सॉरी, तब भी आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का तो बड़ा बड़ा प्राइम रोल है, बहुत प्राइम रोल। किसी भी देश के लिए उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में एनर्जी प्लेज ए वेरी क्रिटिकल रोल। बेसिक एलिमेंट है ना किसी भी देश की डेवलपमेंट का। किसी भी चीज को आगे चलाने के लिए आपको एनर्जी का सोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बाकी डोमेस्टिक कंजम्पशन वगैरह के लिए मोर देन 60% रेगुलर। फिर उन्होंने सोर्सेज किया है, एनर्जी को दो में क्लासीफाई किया है कि टाइप्स ऑफ एनर्जी समझ लो, क्लासिफिकेशन, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब इसको हिंदी में मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कह सकते हो, या पारंपरिक और आधुनिक कह सकते हो। कन्वेंशनल मीन्स पहले वाले, कन्वेंशनली जो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल मीन्स नए वाले। अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो आपको सबको पता है, कोल, पेट्रोलियम, फायरवुड, काऊ डंग, ये पारंपरिक तरीकों से चलते आ रहे हैं, वुड ही एक हो गया। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल इलेक्ट्रिसिटी, विंड इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन कन्वेंशनल न्यू सोर्सेज हैं। तो उस बेसिस पे इन्होंने इसको डिवाइड किया है। फिर कन्वेंशनल में भी इन्होंने दो को किया हुआ है, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल मीन जिनको जो पैसों से आता है, ठीक है, और नॉन कमर्शियल मीन्स जो अबंडेंट है और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है इतनी। तो जो कोल है, पेट्रोलियम है, इन सब की तो वैल्यू है, पेट्रोल पंप में पैसे से मिलता है, तो दे आर ऑल कमर्शियल सोर्सेज। और नॉन कमर्शियल सोर्सेज जो खुली मात्रा में है, इसलिए उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, या है भी कहीं लोकल मार्केट में बहुत कम है, जैसे लकड़ी, वुड, काऊ डंग, ठीक है। फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट ऐसे डंप किया होता है, तूड़ी ताड़ी जो भूसा वगैरह होता है वो भी जलाते हैं लोग। तो ये नॉन कमर्शियल सोर्सेज, तो ये दिमाग में रखना। अब कमर्शियल सोर्सेज और नॉन कमर्शियल सोर्सेज में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कमर्शियल सोर्स का जो एनर्जी है उसका काम ही अलग है, क्योंकि वो तो बड़े लार्ज स्केल पे ट्रेनें चला रहा है, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चला रहा है, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को रन कर रहा है। कन्वेंशनल जो कमर्शियल सोर्सेज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोलियम, इन चीज़ों पर तो बड़े बड़े वो चलते हैं, जबकि वो दूसरे वाले पे उसकी इतनी मार्केट नहीं है, उसको डोमेस्टिक यूज, स्मॉल स्केल पे यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंस ये भी कर सकते हैं। दूसरा, कमर्शियल से चीज़ें जो सोर्सेज होते हैं वो बॉट एंड सोल किए जाते, बेचे और ख़रीदे जाते हैं, जबकि उनकी नॉन कमर्शियल सोर्सेज, काऊ डंग हो गया, फायरवुड हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, इनकी इतनी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। अगर होती भी है किसी लोकल मार्केट में, बड़ी नॉमिनल सी होती है। फिर कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लार्जर बिग इंडस्ट्रीज एंड बिग कमर्शियल पर्पसेस, जबकि जो दूसरा है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। अच्छा, फिर एक डिफरेंस तो यही है कि जो कमर्शियल सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो नॉन रिन्यूएबल हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, पेरिशेबल हैं, कि वो पेरिश हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, या एग्जॉस्ट हो सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो नॉन रिन्यू हो सकते हैं, उनका रिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन कमर्शियल सोर्स हैं वो रीजनरेटिंग अपने आप में, तो वो पेरिशेबल या एग्जॉस्टेबल नहीं है। एक डिफरेंस ये हो सकता है। वैसे ही आप कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को भी डिफरेंस कर सकते हो, मतलब पारंपरिक और मॉडर्न उसमें, मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो कन्वेंशनल में पहला वो नॉन रिन्यूएबल है जो कन्वेंशनल, लेकिन जो नए वाले हैं वो रिन्यूएबल हैं। फिर कन्वेंशनल सोर्सेज में वो इतने एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि वो उनका कार्बन फुटप्रिंट होता है, वो धुआं या कार्बन रिलीज करते हैं। लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, या टाइडल है, या विंड है, इसमें कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, तो इसमें एमिशन नहीं होता है, धुआं नहीं छोड़ते।
तो पॉल्यूशन तो ये इकोनॉमिकली फ्रेंडली हैं। फिर कन्वेंशनल सोर्सेज अवेलेबिलिटी में लिमिटेड है, दे आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी, एग्जॉस्टेबल हैं तो लिमिटेड ही है, जबकि दूसरे दे आर अनलिमिटेड, अबंडेंट है। अनलिमिटेड मत लिखो, अबंडेंट लिख दो। फिर वो कॉस्टलियर हैं, जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं वो कॉस्टलियर भी हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जो नए वाले हैं, टाइडल एनर्जी, ये चीप होती है। सोलर एनर्जी बेस्ट, इंडिया में सोलर एनर्जी का इतना वो हो गया है, हाइप हो गई है। अभी हमने थार डेजर्ट में पता नहीं कितने 100 मेगावाट का सोलर का प्लांट लगाया है, तो इसको हम कल करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, इसमें काफ़ी कुछ है। आई होप इसका थोड़ा आपको फॉर्मेट बैठा दिमाग में। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बेसिक फॉर्मेट या बेसिक स्ट्रक्चर या सपोर्ट सिस्टम विच एवरी इकॉनमी और एवरी सोसाइटी रिक्वायर्स, ठीक है। उसका मीनिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। फिर आ गया एनर्जी। एनर्जी में कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एक आधार, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ये दूसरा आधार। हालांकि वो कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो दे ऑलमोस्ट मीन द सेम। तो ये इनका बेसिक इनका आज जो हमने किया है, तो कल इसको करते हैं कवर हम। इसको एक रीडिंग पक्का मारना बेटा आज।